नमस्कार, प्रणाम। घड़ी में 6 बज गए हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि रणक्षेत्र का, और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का, जिसे लेकर बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एजेंडा सेट कर दिया गया है। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रही है, तो वहीं पीडीए के फॉर्मूला पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के इस चाल की काट तलाश रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से पोस्टर वॉर शुरू कर दिया गया है। ताजा पोस्टर ने यह दावा कर रहा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इससे पहले जो पोस्टर सामने आया उसमें कहा गया कि पीडीए न बटेगा न टूटेगा। अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे अखिलेश यादव की बेचैनी इसलिए भी सवाल खड़ी कर रही है क्योंकि जिस पीडीए के फॉर्मूला को लेकर अखिलेश यादव मैदान में हैं, उसमें से ओबीसी और दलित साथ नहीं आया तो खेला होना तय है। सिर्फ यादव और अल्पसंख्यक वोटर नैया पार नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से ये समाजवादी पार्टी के मुखिया और अन्य नेताओं के द्वारा लगातार बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर हमला किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया कि जो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो बाद में पीटेंगे। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अब पोस्टर वॉर शुरू कर दिया गया है। यहां तक कहा गया है कि 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि मुख्यमंत्री के नारे की मारक क्षमता दूर तक है। समाजवादी पार्टी के लिए उपचुनाव में जीत इसलिए भी मायने रखता है, तो 2027 के सत्ता के सेमीफाइनल का इसे आगाज समझा जाए। करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ सभी मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे तो बटेंगे में क्या कुछ कहा। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। तो आपने सुना कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो एक रहेंगे, नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे का यहाँ पर नारा देते नजर आए, और ये नारा कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव में हिट कर गया, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल की। लेकिन इसके बाद जब यूपी में उपचुनाव है तो सियासत पूरी तरीके से तेज हो गई है। यहाँ पर जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये नारा सामने आया, इस पर आरएसएस के जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत जी, वो भी मुहर लगाते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुहर लगाते नजर आए। लेकिन इस नारे के बाद समाजवादी पार्टी में और विपक्ष में खलबली मच गई। विपक्ष की तरफ से तमाम जो है वो पोस्टर वॉर शुरू कर दिया गया। अलग अलग तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं अब, और इसी आधार पर अब 2027 का सेमीफाइनल इसे कह सकते हैं, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, और उससे पहले इस तरह का बयान जो है कहीं ना कहीं लोगों में खलबली मचा दी है। इसी पर हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी जुड़ गए हैं। इसी के साथ समाजवादी के नेता हमारे साथ राकेश प्रजापति जी जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ अमित तिवारी जुड़ गए हैं, और राजनीतिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले आपके पास आते हुए राकेश प्रजापति जी, हरियाणा में योगी आदित्यनाथ का ये नारा कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे हिट कर गया, और इंडी गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप कर गई। क्या अब समाजवादी पार्टी को ये डर सता रहा है कि अगर ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी सेट हो गया तो पूरी तरीके से जो चितपट की हालत है वो हो जाएगी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की? 2024 का जो वह चुनाव भी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। और क्या स्थिति 2024 में भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये सारा देश ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं,
पूरा विश्व पहचानता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर इंटरव्यू की थी। जो पार्टी 80 पार 80 के नारे लगा रही थी, 400 पार के नारे लगा रही थी, वो मात्र 33 सीटों पर सिमट कर रह गए। वो भी बेईमानी से 5 सीटें बेईमानी के साथ थी, अपना 28 पर रह गई होती। अलीगढ़ और 5-6 सीटें पर थी। बात जो आप नारे की बात करती हैं, कटेंगे तो कटेंगे। मैं अगर भारत मूल अवधारणा चले जाए तो भूलने का काम किसने किया था? मोहन भागवत जी का बयान भी आ चुका है कि जातियों का निर्माण किसने किया था, किस तरीके से इस देश में जातियां बांटी गई। अगर नहीं बटेंगे कटेंगे तो एक बात कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, क्या अब सब जातियों में क्या लोग बेटी का सपना हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, वोट लेने की बातें हैं। वोट लेके केवल बटेंगे तो कटेंगे वाली बात है। कहीं भी तरीके का कोई माहौल नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिए, कौन सामान्य वर्ग का व्यक्ति किसी दलित के घर पर दलित की बेटी को तैयार हो जाएगा, दलित के घर खाना खाने को तैयार हो जाएगा? नहीं होगा। तो बटे हुए तो इस देश में अब नहीं है, ये पहले से ही बटा हुआ है। हजारों साल नहीं बीत गई इसको, जब से मानव सभ्यता बनी या जब से ये कहें कि भारत में जाति लागू हुई, तब से देश में बटा हुआ चल रहा है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है, पीड़े वाले मिल जाएंगे, बांटने वाले मिट जाएंगे, बांटने वाले मिट जाएंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं, आने वाला समय बताएगा कि 9 विधानसभाओं का जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर हम सभी सीटें जीतने जा रहे हैं इस तरीके। और ये डर गए, मिल्कीपुर में तो ये चुनाव ही नहीं करा पा रहे हैं। ये डर नहीं तो क्या है, पूरी तरीके से डर है। और लेकिन राकेश जी, आपको मालूम है ना कि मामला कोर्ट में लंबित है? आपको मालूम है ना कि मामला कोर्ट में लंबित है? प्रदेश की जी, तो फिर डर गए का सवाल कहां से उठ रहा है सर? नहीं, डरने का काय को हम क्यों डरेंगे? हम नहीं डरेंगे। हमने प्रत्याशी देखिए, नहीं, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है इसलिए मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहा, उपचुनाव नहीं हो रहा। लेकिन आपको ये मालूम है ना कि मिल्कीपुर सीट का जो मामला है वो कोर्ट में लंबित है और इसकी चुनाव की घोषणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब इलेक्शन कमीशन किसके कहने पर काम कर रहा है? ईडी और सीबीआई किसके कहने पर काम कर रहा है? किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता के घर पर ईडी सीबीआई नहीं जाता। जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं, 1 महीने पहले ईडी और सीबीआई चल देता है दिल्ली द्वारा। ये सब लोग जान चुके हैं, जनता जान चुकी है, आम पब्लिक जान चुकी है, आम लोग जान चुके हैं। अब ये इसको बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी भ्रष्टाचारी थे, चाहे अजीत पवार सही, चाहे 10 सैकड़ों की संख्या है, जो 5-5 हजार करोड़ के घोटाले वाले लोग थे, आज भारतीय जनता पार्टी के डिटर्जेंट में जाकर के उसमें वॉशिंग मशीन में धुल गए सारे के सारे, आज पाक साफ हो गए। जिस अजीत पवार को 5,000 करोड़ के घोटाले में 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी हमारे दिल्ली मुंबई में उन्हें कोस कर आते हैं, 4 दिन बाद वो पता चलता है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो सारे घोटाले खत्म हो जाते हैं। तो देखिए, राकेश जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आप हारते हैं तो पहले ईवीएम पे आरोप लगाते थे और अब तो इलेक्शन कमीशन पे ही उंगली उठाना आपने शुरू कर दिया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास राकेश जी, लौटूंगी आपके पास। अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ सुरेंद्र स्वामी जी जुड़े हुए। स्वामी जी, आपके पास आते हुए, जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बयान दिया गया, बटेंगे तो कटेंगे, देश को एकजुट करने की भी तो कोशिश हो सकती है ना सर? और जब इनको इस बयान से डर नहीं लग रहा तो फिर वो पोस्टर वॉर क्यों? आपको क्या लगता है? नहीं, ये जो बटेंगे तो कटेंगे जो नारा दिया है जी, ये नारा ऐसे समझिए कि जैसे आपने कहा कि गीता, भागवत गीता, तो नाम सुनते ही आपको समझ में पूरी भागवत गीता आ जाती है कि उसके अंदर क्या है, क्या हुआ। आप रामायण अगर कोई बोले तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई रामायण क्या है। ऐसे ही बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है
वो सुनते ही आपको 1947 से लेके 1924 तक का सारा इतिहास आंखों के सामने आ जाता है। और यही कारण है कि ये नारा इतना हिट हो रहा है इस समय कि इसकी काट निकालने के लिए समाजवादी पार्टी यूपी में कितने नारे ले आई। पहले इन्होंने कहा नहीं बटेगा, फिर इन्होंने कहा पिटेगा, फिर अब ये कह रहे हैं जुड़ेगा तो जीतेगा। अरे वही तो योगी जी कह रहे हैं, भाई बटोगे तो कटोगे का मतलब यह है कि जुड़ोगे तो जीतोगे। ये तो यही बात हो गई ना सर कि 1+1+2 आगे बढ़ा रहे हैं जी। ये तो यही बात हो गई ना, 1+1+2 = 4 या फिर 2+2 = 4। ये तो यही बात हो गई ना। तो समाजवादी नेता जो लाए हैं नारा अपना जुड़ोगे तो जीतोगे, वो जब योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसका नेक्स्ट स्टेप यही है कि जुड़ोगे तो जीतोगे। और वही वो बता रहे हैं अखिलेश यादव अब सबको कि भाई बटोगे तो कटोगे और जुड़ोगे तो जीतोगे। तो इसलिए ये नारा ऐसा बन गया है कि पिछले 15-20 दिनों में समाजवादी कितने नारे ले आई, लेकिन इनको अभी तक काट नहीं मिली। वो काट इसलिए नहीं मिली है कि ये बटोगे तो कटोगे का नारा कोई चुनावी नारा नहीं है। ये नारा कोई जो अब उपचुनाव हो रहे हैं या हरियाणा में महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं उसका नारा नहीं है। जो भी इसको सुनता है, सुनते ही वो 47 से शुरू होता है। भाई आप बटे तो बंटवारा हुआ, बंटवारा हुआ धर्म के नाम पे तो पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। वहां पे आप सब कट गए। आप 27-22% से आज कितनी आबादी रह गई? प्रजापति जी को तो मालूम है, तिवारी जी को भी मालूम है कि कितने हिंदू वहां रहे, अब कितने हिंदू रहे। और पार्टीशन जब हुआ तो उस समय पाकिस्तान से जो ट्रेनें आ रही थी उसमें क्या हो रहा था? वो सब कट के ही आ रहे थे ना, बिना कटे तो कोई नहीं आ रहा था यहाँ पे। उसके बाद फिर आपने देश आजाद हुआ, संविधान बनाया, तो संविधान में आपने हिंदुओं के सर पे बिठा दिया, हिंदुओं को काट दिया आपने। काटने का मतलब कोई गला काटना नहीं सिर्फ होता है, गला भी काटना होता है और सामाजिक रूप से भी काटना होता है, आर्थिक रूप से भी काटना होता है, विरासत रूप से भी काटना होता है। तो आपने कानून बना दिया कि आप जो है एक कानून बनाया कि भाई हिंदुओं का सिविल लॉ आ गया। आप एक शादी करेंगे 2 बच्चे करेंगे, ये 4 शादी करेंगे 24 बच्चे पैदा करेंगे। फिर उससे भी आपको तसल्ली नहीं हुई तो आप शरीयत का कानून ले आए, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया। फिर आपने क्या किया, उससे आगे बढ़े तो आपने हिंदू एंडाउनमेंट एक्ट बना दिया कि भाई मंदिरों की सारी प्रॉपर्टी हड़प लो और मस्जिद की और बाकी की प्रॉपर्टी छोड़ दो। तो ये कटोगे का नारा फिर आगे बढ़ा। फिर राजीव गांधी ने संविधान ही बदल दिया। एक 50 रुपए की शाहबानों को भत्ता देने के लिए उन्होंने कानून ही बदल दिया। फिर ये वक्फ बोर्ड ले आए। आज वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी इन्होंने कि आपके दफ्तर पे भी उंगली रख दे तो वो दफ्तर आपका हो गया। तो ये जो फिर क्या हुआ, कश्मीर में कटे, बटे तो कश्मीर में कटे, बंगाल में कटे, केरल में कटे, तमिलनाडु में कटे। तो बटेंगे तो कटेंगे। फिर क्या है, आज आप त्योहार नहीं मना सकते, आप पे पत्थर पड़ेंगे। आप जिस ये भाईचारा की बात करते हैं, आप मैडम सोचिए कि अगर आप इफ्तार पार्टी करें तो ये आपके घर पे आके मेवा, मिश्री, काजू और खजूर सब खा जाएंगे। लेकिन दिवाली आएगी और आपने अगर मिठाई दे दी तो आपसे लड़ने को उतारू हो जाएंगे जी। अगर ये अजान आपको रोज 5 बार सुनाएंगे लाउड स्पीकर लगाकर, लेकिन अगर आप अपने घर में जोर से घंटा बजा के आरती कर लेंगे, घंटी बजा देंगे तो आप पे पत्थर फेंकने आ जाएंगे। तो यही बटेंगे तो कटेंगे। तो बटेंगे तो कटेंगे कोई चुनावी नारा नहीं है। ये समाज को एक बार में किताब खोल के रख देता है कि हमारे साथ पिछले इतने वर्षों में क्या हो रहा है। आप जो है त्योहार नहीं मना सकते, आपके यात्राएं नहीं निकाल सकते और दूसरे समाज के लिए तमाम इन्होंने सुविधाएं दे दी। आप अपने एजुकेशन में, इंस्टीट्यूशंस में आप धर्म नहीं पढ़ा सकते। ये मस्जिदों में और अपने जितने भी मदरसे हैं वहां ये अपना धर्म पढ़ा सकते हैं। तो यही बटोगे तो कटोगे का मतलब है। और तो अब क्या कह रहे हैं योगी जी कि अगर बटोगे नहीं तो सब समान रहोगे, नेक रहोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे, सबके लिए है कि अगर आप बटे तो यही ये बांट करके आपको काटते जाएंगे। अगर आप आपके धर्म पे रोज गाली देते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक बार दे दीजिए,
तन से जुदा के नारे लग जाएंगे। और नारे ही क्यों लगेंगे, इन्होंने तो सर तन से जुदा किए, महाराष्ट्र में किए, आपको मालूम है उदयपुर में किए। तो ये जो नारा है इनके पास कोई जोड़ नहीं है, ये नारा एक तरह की पुस्तक पकड़ाई है। योगी जी ने खाली नारा नहीं दिया है, ये हिंदू समाज को एक किताब दी है कि 47 से लेकर आज तक इस देश में जो हुआ उसका एकमात्र कारण था कि आप बटे तो आप कटे। ठीक है, यही है, और इनके पास कोई जोड़ तोड़ नहीं। ठीक है सुरेंद्र जी, लौटूंगे आपके पास। तिवारी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, इस वक्त देश में जो माहौल है, कहीं ना कहीं देश की जरूरत है और जरूरत के अकॉर्डिंग ये नारा भी दिया गया, बटोगे तो कटोगे। आपने देखा कि बीते दिन त्योहार में किस तरह का माहौल देखने को मिला, तो दिक्कत क्या है सर? ये कौन सा, किस माहौल की बात कर रही हैं? जिसमें महंगाई है, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं, जिसमें पत्थरबाजी है, नहीं, जिसमें पत्थरबाजी है, जिसमें तोड़फोड़ है, जिसमें उपद्रव है, जिसमें त्योहार मनाने पर रोक है, जिसमें खून खराबा है, जिसमें घर में आग लगाना है, जिसमें गोली मारना है, मैं उस माहौल की बात कर रही हूँ सर। तो उसमें महंगाई तो झेली जा सकती है सर, उसके लिए तिवारी जी, महंगाई झेली जा सकती है लेकिन पत्थरबाजी नहीं झेली जा सकती है ना? क्यों नहीं? पत्थरबाजी करने वालों कानून पर बात कीजिए, आप कानून पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? जिस जगह पर क्यों नहीं सुनिए ना बात को। अरे क्यों सुनते हो? आपके बीच में तो कटा की, मैंने तो कटा की नहीं की ना, आपके बीच में लग जाइए, आप बोलिए ना भाई। विषय से हटके क्यों बात कर रहे हैं? विषय पे बात कीजिए। विषय आज है बटोगे तो कटोगे। आप बता दीजिए, समाजवादी पार्टी कह रही है जुड़ोगे तो जीतोगे, तो समाजवादी पार्टी किन के लिए कह रही है? कौन बटे हुए हैं जिनको जोड़ना चाह रही है? आप बताइए। अरे आपने भी तो यात्रा निकाली थी, तो आप जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा, तो कौन टूटे हुए थे जिनको आप जोड़ रहे थे? आप बताइए ना। अरे तिवारी जी, आप तो ज्ञानी है, पंडित है, ब्राह्मण है, आप बताइए भारत जोड़ो यात्रा में कौन जुड़ा हुआ नहीं था जिसको जोड़ रहे थे आप? कौन बटा हुआ था? भ्रष्टाचार बताइए ना, अपनी पार्टी का बताइए कि आप किसको जोड़ रहे थे? क्या परेशान हो रहे महाराज? अरे महाराज आप बताओ ना, आप ब्रह्म ज्ञानी हो, आप बताओ किसको जोड़ रहे थे, कौन बटा हुआ था? अपराध से क्या ढीला हो रहा है उस पे नहीं बोलोगे? बोलो किस पर? वो नारे का विश्लेषण करने के लिए बैठे हुए हैं। अरे सुनिए, क्या आपने हिंदुओं को लेकर के हम अगर आप देखिए, आपको और बताऊं सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर हिंदुओं में स्कॉलरशिप मिलेगी तो SC ST OBC को मिलेगी, लेकिन अगर मुसलमानों में स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो सबको मिलेगी, चाहे वो वहां पर खान हो, पठान हो, सबको मिलेगी। तो इन्होंने तो ऐसा सत्यानाश करके रख दिया इस देश का। और वो जो किताब सुरेंद्र जी टाइटल लगा दिया। सुरेंद्र जी, तिवारी जी को सुन लेते हैं। टाइटल दे दिया उसको, किताब का नाम दे दिया, बटोगे तो कटोगे। ये बटोगे तो कटोगे कुछ नहीं है, कांग्रेस की लिखी हुई किताब से ढीला नारा उस पे नहीं बोला कि जिसको टाइटल मिल जाए। अरे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लिखवाओ साहब, काहे राजनीतिक विश्लेषण लिखवा रहे हो? टाइटल बदलो। अरे तो आप भी काहे तिवारी लिखवा रहे हो? मोहम्मद तिवारी क्यों नहीं बन जाते हो? आप काहे तिवारी लिख के बैठे हो? जहाँ पर तिलक लगा के बैठे हो, आप तिवारी हो क्या? आप ब्राह्मण हो? आप काहे बैठे हो? दाढ़ी तो बढ़ा ही लिए, टोपी और लगा लो। अरे टोपी और लगा लो। प्रोग्राम को कहीं से और ले जा रहे। अरे आप टोपी लगा रहे प्रोग्राम को। अरे आपके सुरेंद्र जी, तिवारी जी को सुन लेते हैं। भगवान का मंदिर में अच्छा लगेगा वो अभिषेक जो प्रोग्राम हुआ था उद्घाटन का, प्राण प्रतिष्ठा, वो नाच गाना था। अरे आप तिवारी जी बताइए, वो नाच गाना था क्या? अरे अयोध्या में राम मंदिर नाच गाना था क्या? अरे आप बोलिए ना, वो नाच गाना था? ये किस प्रकार का वार्तालाप है? आपके नेता ने बोला वो नाच गाना था क्या? वार्तालाप है ये? कौन सा संवाद बना रहे हैं आप? मैंने आपके बीच में टोकाटाकी की थी क्या? आप कौन सा समाज बना रहे हैं? आप कौन सा तिवारी होकर के कौन सा समाज बना रहे हैं? आप राम मंदिर, अरे आप तिवारी लिखना बंद कीजिए। अगर आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना कहते हैं तो तिवारी लिखना छोड़ दीजिए। आपको कोई हक नहीं है ब्राह्मण शब्द करने का। धर्म को बदनाम मत कीजिए, हट जाइए धर्म से, हट जाइए ब्राह्मण धर्म से, बन जाइए आप मुसलमान। बहुत है, बहुत सारे मुसलमान हैं जो ब्राह्मणों से कन्वर्ट हुए, आप भी हो जाएंगे। हिम्मत नहीं है तिवारी लिख करके आप नाच गाना मत कीजिए। नंबर के चाटुकार हो, आप बोल नहीं सकते, आप हिमाकत नहीं कर सकते।
नाचगाना मत कहिए, अपराध पर बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। सोचना पड़ेगा। भ्रष्टाचार यहाँ पे फिर देखते हैं कांग्रेस वाले इसी के ब्राह्मणों को आप बेचते हैं। भ्रष्टाचार पे नहीं बोल सकते, आप अपराध पे नहीं बोल सकते, आप अंदर की चाटुकार हैं। लीडरशिप आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी, हमको लड़ने के लिए भेजेगी, कभी आपको कुछ नहीं देगी। अवसर ढूंढो ना, अरे आप आपको अवसर कभी ढूंढो, कुछ नहीं देगी। चाटुकारिता करो, अपराध पर मत बोलो, भ्रष्टाचार पे मत बोलो, अयोध्या में जो मलाई काटी उस पे मत बोलो, जो भ्रष्टाचार हो। आप पहली बात बताइए, सब कुछ हुआ, आपको आप उससे सहमत को नाच करना था। और अरे तिवारी जी, आपके घर में भी जब आप भगवान राम की रामायण करते हैं तो आपकी औरतें नाच गाना कर रही हैं क्या वहाँ पे? आपके घर में जब रामायण पढ़ते हैं वो नाच गाना है? क्या बात करते हैं? अरे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो नाच गाना है? आप बोल नहीं सकते क्योंकि गैर हिंदू लीडरशिप के आपने झूठे पकड़े हैं, उनके झूठों को सर पे रख के चल रहे हो ब्राह्मण होकर। ब्राह्मणों का आपने पूरे देश के ब्राह्मणों का नाम बदनाम किया है। ठीक है, अरे उन गैर हिंदू लीडरशिप के जूते उठा के चल रहे हो तुम। शब्द अपने आप में हिम्मत नहीं है कि कह सको ये नाच गाना नहीं है। अरे तुमने तो इतनी हिम्मत नहीं कि बोल सको ये गलत है, तुमने तो इतनी हिम्मत नहीं कि राम मंदिर जाकर के कह सको कि भगवान हमें माफ करना। आपने काम किया है और भाषण देने लगते हैं कि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रवक्ता हैं, आप बोलो करेंगे में दही जम सकता है जब महिला सम्मान का जिक्र आप बताइए वक्त तो सही है क्या? किसानों का एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए, लौटूंगी आप दोनों के पास। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी भी जुड़ गए। रमाकांत मिश्रा जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया बटोगे तो कटोगे, अब यहाँ पर इसी को घुमा फिराकर समाजवादी पार्टी जो है वो ये कह रहे हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे। बात तो वही है ना सर, घुमा फिराकर बस कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा तो अखिलेश यादव के द्वारा ये कहा गया कि लैब में तैयार किया गया नारा है और योगी आदित्यनाथ से बेहतर कौन बोल सकता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, यहाँ पर हम लोग मतलब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को भूल गई थी, जो कि हम लोग एक किताब में पढ़ते थे जब शुरू थे, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। और ये शायद मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियां बहुत दिनों से भूल चुकी थी। ये 10 वर्षों के अंदर में जिस तरह से नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, उस नैरेटिव को कहीं ना कहीं ये नारा ही नहीं कहिए, ये समाज को जोड़ने का काम किया है। योगी जी की जो वक्तव्य है उनके ऊपर, ये जुड़ेंगे तो जीतेंगे जो इन्होंने कहा है, ये उसी की डुप्लीकेट आप समझ सकते हैं। इसको मात्र इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास है। मुझे लगता है क्योंकि विपक्षी पार्टियों को समझ जाना चाहिए, क्योंकि समाज के तोड़ने से, धर्म के आधार पर तोड़ने से आप कहीं भी देश या प्रदेश की उन्नति नहीं कर सकते। ये चीज उन्होंने समझाया है। और निश्चित तौर पर ऐसे हम देख रहे हैं, चाहे वो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो या आने वाले जो उपचुनाव हैं या विधानसभा चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं जातियों के आधार पर, मैंने कल प्रधानमंत्री जी का स्पीच भी सुन रहा था जहां पर पटेल साहब की जो जयंती थी उसके ऊपर में उन्होंने एकता के नाम पर संदेश दिया। विपक्षी पार्टियों को सीखना चाहिए इसके ऊपर में, जो कि कम से कम इस देश को 1947 वाला दृश्य न दिखाए। पहले क्या हुआ, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा आपने किया, अब जातियों के आधार पर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरह से अगर हम बच जाएंगे तो कमजोर हो जाए, और उसको कमजोर करके हमें अगर जुट करके अगर कोई भी प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत की सफलता वैश्विक स्तर पर भी होगी, प्रदेश स्तर पर होगी, देश स्तर पर होगी। तो ये जोड़ने का प्रयास है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसको समझने का काम बिल्कुल नहीं कर रही है। आपने देखा होगा जिस हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अंदर में, जहां पर पहलवानों, किसानों और जवानों के ऊपर में जो एक झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा था, हरियाणा का विधानसभा चुनाव का जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के ऊपर में तमाचे का काम किया है। क्योंकि जिस तरह के जो नैरेटिव ये कहते हैं ना मेटल कोटेड, ये जो मेटल कोटेड इन्होंने जो कथनी और वक्तव्य दिए गए थे वो निश्चित तौर पर उसको झुठलाने का प्रयास है। और निश्चित तौर पर अगर हम आप अगर एकता में नहीं रहेंगे, अगर हम बट जाएंगे, जातियों में बटेंगे, धर्मों में बटेंगे, निश्चित तौर पर हमें कहीं ना कहीं कमजोर करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो हम प्रयास ना हो। और इस तरह से जनता, मुझे लगता है, इस चीज को समझ भी रही है। विपक्षी पार्टियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। निश्चित तौर पर इन्होंने उसी चीज को बढ़ाया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अगर वही चीज है, अगर आप जुटे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं विजय प्राप्त कर सकते हैं।
तो ऐसे चाहे महंगाई के ऊपर में हो, अभी तिवारी साहब महंगाई कर रहे थे, महंगाई इनके सब किस तरह से चरम सीमा पर थी, उसको इन्होंने जाकर के कभी अध्ययन किया है? इन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया। मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है, या आप देखेंगे जो रिटेल जो महंगाई दर है या थोक महंगाई दर, इनको रेट में नहीं पता होगा, लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं, जो कि आज के डेट में जो महंगाई दर है, आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, आपने देखा होगा इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा है, तो जो सप्लाई चेन है उसके प्रभाव युद्ध तो रुकवा दिया, इसके अंदर में पूरा काम किया है और उस चेन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। ये केवल महंगाई चिल्लाने से नहीं होगा। आप मत करिए, आप ये कौन सा काम है? लेकिन टाइटल आप लोग बदलिए, आप लोग बांटने का काम कर रहे हैं, आप जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। जनता ने दिखाया 2024 में कि कौन भाग रहा था और जनता ने किसको स्वीकारा। जनता ने दिखाया है 2 बैसाखियों पर चलने वाली सरकार है। आप यकीन मानिए कि देश का माहौल और मिजाज दोनों एक ही जैसे चलेंगे। ठीक है अमित जी, ठीक है अमित जी, ये तो 2 वैसाखी पे चल रहे हैं, लेकिन आप कितने वैसाखी पे चल रहे हैं इसका भी हिसाब लेंगे। आप लोग सब हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटा सा ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रण क्षेत्र में स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, आपके पास आते हुए, आपने जिस तरीके से कहा कि जो एनडीए की सरकार है वो वैसाखी पे चलने का काम कर रही है, आप तो सभी विपक्षी नेता जो हैं वो एक दूसरे का कंधा पकड़ लिए हैं, फिर भी नहीं चल पा रहे हैं। नहीं, हम चल पा रहे हैं। हम जो हमें जनादेश 2024 में मिला है हम उसके सम्मान करते हैं, और जो जनता ने हमको एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने का हमें अवसर दिया है, हम उस उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। हम नहीं करेंगे माधवी बुझ की तरह अडानी को बचाने की दलाली। हम नहीं कर सकते कि जो हमारे विदेशी मेहमान आते हैं उनको अडानी से मिलवाने का ठेका। हम नहीं कर सकते महंगाई पर कोई समझौता। हम बात सदैव करते रहेंगे युवाओं से जुड़े बेरोजगारों की, और ये सरकार जितने झूठे वादे करके चिल्लाएगी कि हमने जोमैटो में रोजगार देकर के युवाओं के रोजगार को सृजित किया, हम उतनी बार सवाल पूछेंगे क्या ये अपने बच्चों को भी जोमैटो के द्वारा मिले रोजगार को भी रोजगार की श्रेणी में लाते हैं। हम सदैव पूछेंगे उन मसलों पर सवाल जो जनता ने हमें जिम्मेदारी के तौर पे दिए हैं। हम इस बात को मानते हैं कि हमें जो मैंडेट मिलना चाहिए था वो 2024 में हमें वो मैंडेट नहीं मिला, लेकिन जो मैंडेट मिला है और जो भूमिका मिली है उस पर हम इस सरकार को कहीं से छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की कि माधवी बुझ जो सेबी के चेयरमैन है वो हवाला से लेकर के और कितनी जगहों पे पैसे खाती रही, और सिर्फ मोदी और अडानी का नाम बचाने के लिए आज ब्लैकमेल। ठीक है तिवारी जी, एक सेकंड, आप पूछिए महंगाई पर सवाल, आपका अधिकार है। आप पूछिए बेरोजगारी पर सवाल, आपका अधिकार है। लेकिन पत्थरबाजी पर साथ क्यों देते हैं सर? पत्थरबाजी पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? पत्थरबाजी पर साथ क्यों देते हैं? पत्थरबाजी पर नहीं, कोई साथ नहीं देता। आपकी क्या मजबूरी है? आपकी पार्टी की आपकी क्या मजबूरी है कि आप पत्थरबाजी पर साथ देते हैं? मोहम्मद नाम जुड़ते आप साथ देना शुरू कर देते हैं। आपकी क्या मजबूरी है सर? इसका जवाब आप देंगे कि मैं दूं ना, तो मैं दूं तो मेरी नहीं है। पत्थरबाजी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी से जुड़ा कोई व्यक्ति पत्थरबाजों का कतई समर्थन नहीं करता। जो अगेंस्ट लॉ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो अगेंस्ट लॉ है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन इसको टैकल करने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। लेकिन सरकार जब पक्षपातपूर्ण रवैया अपना करके, मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आपने देखा ना बहराइच दंगा। तो बात जब मस्जिद की होती है फिर तो आप बहुत उछलने लगते हैं, बात जब पैगंबर की होती है तब बहुत उछलते हैं, लेकिन जब बात गणेश पूजा में पत्थरबाजी की होती है तब एक शब्द मुंह से नहीं निकलता। बात जब दुर्गा विसर्जन में पत्थरबाजी की होती है तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। एक बयान बता दीजिए कि आपके आला अधिकारी की तरफ से, आपके जो सीनियर नेता है उनकी तरफ से एक बयान दिया गया हो। बयान एक नहीं दिव्या जी, 50 बयान है। जरा लाइए 50 बयान। हमने तो नहीं सुना, किसी मीडिया वालों ने नहीं सुना, किसी मीडिया वालों ने नहीं सुना। आप लेकर आइए, आप लेकर आइए। आप शो पे बैठते हैं ना हमारे, आप हमारे शो पे बैठते हैं ना, आप अपने आप शो पे बैठते हैं ना, आप अपने सीनियर नेता का बयान लेके आइए कि पत्थरबाजी पर एक बयान उनके द्वारा दिया गया हो। स्टिंग ऑपरेशन कराया, इसने कहा कि 2 घंटे इसको मोहलत दी गई थी,
जो भाजपा के विधायक सुरेश्वर सुनिए, वो जो दंगा में FIR कराई वो कौन थे दंगाई? वो भाजपा की तो दंगाई थे ना, तो आप उनको दंगाई कहिए मैडम। एक बार अगर आपको लगता है कि जो भाजपा के विधायक ने जिन पर FIR कराई वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, तिवारी जी आप भोले भाले जनता के बीच जाकर उनके बीच अफवाह फैलाने का काम कीजिए। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगी कि आप मेरे न्यूज चैनल पे और मेरे नेशनल टीवी पे बैठ के अफवाह फैलाएं। आप ये अफवाह फैला रहे हैं कि आपके आला अधिकारी की तरफ से, आपके सीनियर नेता की तरफ से बयान दिया गया है। पत्थरबाजी पर एक बयान नहीं आता है और पैगंबर की जहां बात आती है ना, नंगा नाच करने लग जाते हैं आप सभी। आपके जितने भी कांग्रेस के नेता ना सब नंगा नाच करने लग जाते हैं। हम आपके धर्म पर मजबूरी है आपकी क्या मजबूरी है मोहम्मद को साथ देने का? अभी भी कहते हैं, बहुत स्टैंड पूर्व खड़े होकर के कहते हैं कि पत्थरबाजी पर चाहे वो जिस जात धर्म और मजहब से हो उस पर कांग्रेस पार्टी किसी का समर्थन नहीं करती है। और बताइए आप पत्थरबाजी में एक सेकंड तिवारी जी, आपको मैं यहाँ पर सही करना चाहूंगी। पत्थरबाजी में एक ही मजहब होता है, एक ही धर्म होता है। हिंदू धर्म वाले कभी पत्थरबाजी नहीं करते। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैंने कभी कहा, मैंने पत्थरबाज का जिक्र किया है। पत्थरबाज का जिक्र मत कीजिए, यहाँ पर जिहादियों का जिक्र कीजिए। जिहादी बोलिए, आप खुल के जिहादी बोल सकते हैं, आप जिहादी बोलिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी किसी को। आप पत्थरबाजी में धर्म जोड़ो। आप बताओ ना, जो बहराइच में स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जो बहराइच के महसी विधायक सुरेश्वर सुन्नी जिनके खिलाफ दंगा में FIR लिखवाई, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, आप उनको दंगाई क्यों नहीं कह रही है? क्यों? वो बोलते हुए, वो कहते हुए क्या नेशनल मीडिया पर वो गला बैठता है क्या कि भाजपा विधायक ने जिनके बारे में FIR लिखवाई वो भाजपा के पदाधिकारी हैं? रमाकांत जी जवाब दीजिए। आप उसमें जवाब दो। नहीं करेगा, मैं तो ये कह रहा हूँ उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। जो गलत काम करेगा वो हम उसको गलत कहेंगे। तो उनको लेकिन आपके आप कहो दंगाई, आप कहो वो दंगाई है। मैं सुनूं गाली दे, कम से कम आप पत्रकार हैं और बीचों बीच विश्लेषण करने वाले। आप हिंदू धर्म को गाली देने वाले के साथ खड़े मिले। ये मिस्टर स्टालिन कहां से आ गई है भाई? इसमें दंगाइयों का कौन सा धर्म है? जो जिन्होंने दंगा कराया, सुरेश्वर सुन्नी ने उनका नाम बताया, श्रीवास्तव है जो नगर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष है, और भी बहुत से नाम है। तो उनको दंगाई कहो ना, दंगाइयों को दंगाइयों की श्रेणी में रखो। उनको क्यों कहोगे बंगाल के, उनको क्यों कहोगे पश्चिम बंगाल गणेश और दुर्गा पूजा की प्रतिमा का यूपी का है, पश्चिम बंगाल नहीं है। आज पश्चिम बंगाल नहीं है, आज बांग्लादेश नहीं है, आज यूपी है। तो आज यूपी में रह लो कम से कम। कांग्रेस पार्टी का क्या आज यूपी की बात आएगी तो आप पश्चिम बंगाल पे चले जाओगे, आप तेलंगाना पर चले जाओगे, आप बांग्लादेश पे चले जाओगे, आप ईरान पे चले जाओगे, आप अरब पे चले जाओगे। यहाँ जिन कपड़ों के आपने वो उसके ऊपर नहीं बोलोगे, आप एक शब्द नहीं बोलेंगे, आपके दही जम जाती है। दंगाइयों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्या दर्शाता है? दोगलेपन की एक सीमा होती है। जातियों में बांटने का करेंगे, लेकिन धर्म के आधार पर आप यहाँ कपड़ों को देख करके किसी को दंगाई बताओगे, और जब आप जाओगे अरब में तो खजूर खा लोगे साथ में बैठ करके। साहब ये कैसा नैतिकता है? तो आप ऐसे बोलो ना, आप अपना फ्लाइट उड़ाओगे, पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खा के चले आओगे नवाज शरीफ के घर से। ये कैसा तकाजा है नैतिकता का? तो इस पे कैसे जवाब दोगे? बोलो ना। तो आप तो जाति, रंग और परिवेश ढूंढ लेते हो, लेकिन कभी एक बार देखिए ना कि जिन परिवेशों को आप ढूंढने का प्रयास करते हैं, उन परिवेशों में जब अरब और सऊदी जाते हैं तो उन्हीं कपड़ों के साथ तो खाते हैं, उन्हीं के साथ तो खजूर खाते हैं, उन्हीं के साथ तो छुआरा खाते हैं। बताइए ना। हिंदुओं के आस्था के ऊपर में प्रहार करते हो। यहाँ की हो रही है, यूपी की बात कर लेते हैं। आज यूपी की बात हिंदुओं के मारते हो, हिंदुओं के दंगाई को जलाते हो। में क्या फर्क है? दंगाई को हिंदू क्यों कहोगे? दंगाई को मुसलमान क्यों कहोगे? दंगाई को दंगाई कह लो। आज अगर वो दंगाई को दंगाई कह लो, नहीं कहता होगे, हम जानते नहीं कहता होगे, आपकी मजबूरी आप नहीं कहता होगे, आप नहीं कहता दंगाई को दंगाई नहीं कहता। अरे आप बदल दिया आप दंगाई को दंगाई। आप भी तो तिवारी जी दंगाई को जिहादी नहीं कह पाते हैं। मैडम जवाब दीजिए ना, आप भी तो दंगाई को जिहादी नहीं कह पाते हैं, कहिए ना जिहादी। आपको जब पता होता है कि इस दंगा में आरोपी कौन है, फिर भी दंगाई को जिहादी नहीं कह पाते हैं आप। आपकी मजबूरी क्या है? मैं आपको चुनौती देता हूँ, मैं आपको चुनौती देता हूँ कि
जिन भी भाजपा के विधायक ने बहराइच में जिन भी दंगाइयों का नाम लिया है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, आप उन्हें कहो। ठीक है, एक सेकंड तिवारी जी, लौटूंगी आपके पास। प्रजापति जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन लेते। प्रजापति जी बोलिए। देखिए, ये चर्चा की शुरुआत हुई थी बटेंगे तो कटेंगे, और दो बड़े वरिष्ठ हमारे, एक राजनीतिक विश्लेषक है, मैं इन्हें तो राजनीतिक विश्लेषक मानता ही नहीं हूँ, आगे से इनके नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक ना लिखा करें, इन्हें भाजपा प्रवक्ता ही लिखे तो बेहतर होगा। तो जवाब तो मिल गया ना प्रजापति जी भी, जवाब तो मिल गया ना। ये भी आपको प्रजापति नहीं मानते, मोहम्मद मानते हैं। मानने का क्या है सर, मानने का क्या है? ये भी आपको प्रजापति नहीं मानते, मोहम्मद मानते। आप अपना जवाब दीजिए, मानने का क्या है? मैं बीच में नहीं बोला था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग ना बोले मेरे बीच में तो बेहतर होगा। आप पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। अगर आप इन्हें राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं मानते तो वो अभी आपको प्रजापति नहीं मानते, मोहम्मद मानते हैं। जवाब दीजिए भागे। प्रजापति इनके मानने से कौन है? ये कोई हिंदू के ठेकेदार थोड़ी है। तो आप भी कोई ठेकेदार नहीं है सर, आप भी कोई ठेकेदार नहीं है कि आप बैठ के टिप्पणी कीजिएगा कि कौन अपना क्या डेजिग्नेशन लिखेगा। आप जवाब दीजिए। अब आप ठेकेदार हैं क्या? सुन लीजिए पहले, मैं हिंदू हूँ और अपना ठेकेदार हूँ। मैं हिंदू हूँ और अपना ठेकेदार हूँ, तो नहीं बोलूंगा। इसलिए मुझे बटेंगे तो कटेंगे पे बोलने का हक है। अब आप उसको भाजपा से जोड़ो, आपकी मर्जी है। इनका हो गया, आप बोलिए, आप मुझे बोल लेने दीजिए। तो मैं कहूँ भारतीय है तो आप कहोगे आप तो भाजपा के प्रवक्ता हैं। ठीक है, सुरेंद्र जी सुन लेते हैं, सुरेंद्र जी सुन लेते हैं प्रजापति जी को। प्रजापति जी बोलिए। ये कहूँ कि भाई आप सत्ताधीश हैं 27 के, आप तो नहीं है, तो आप कहोगे आप। अरे मैं एक हिंदू हूँ, मैं तिवारी नहीं हूँ। सुरेंद्र जी किताब खुली दिख रही है जो हुआ है। प्रजापति जी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमें प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपको टोपी लगा के चले जाएंगे। आपको क्या लगता है आपको मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लग जाएंगे? आपकी क्या गारंटी है? अरे आपको कल मस्जिद में नमाज पढ़ लेंगे, आपको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो हमें पड़ेगा ना, जो 70 साल से हिंदू जूझ रहा है अपने अस्तित्व के लिए, जिसको दबा के रखा गया है। ठीक है प्रजापति जी, बहुत जल्दी आप अपने बातों का जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ना बटेंगे ना कटेंगे की बात कर रहे हैं ये दोनों लोग बैठ करके यहाँ पर। मैं बात कहना चाहता हूँ, यानी कि सारे हिंदू इन्होंने एक कर दिए हैं। ये दोनों ही लोग क्या अपनी बेटियों को क्या किसी वाल्मीकि के घर पर शादी करेंगे? क्या किसी वाल्मीकि के बेटे की शादी अपने बच्चों से करेंगे? क्या ये बेटी का शादी करेंगे? क्या ये घर पर जाकर रोटियां खाएंगे? प्रजापति जी पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। प्रजापति जी पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए आप यहाँ बैठकर। को कहिए कि वो वाल्मीकि में शादी करें। अभी मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ होती है, उस कस्टोडियल डेथ में 10 लाख। प्रजापति जी पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। आप किसी मोहम्मद, प्रजापति जी क्या किसी करके दिखाइए, प्रजापति जी क्या किसी मोहम्मद से आप अपनी बेटी की शादी करेंगे? एक सेकंड शांत हो जाइए, एक सेकंड शांत हो जाइए आप लोग, एक सेकंड शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं प्रजापति जी क्या किसी जिहादी से आप अपनी बेटी की शादी करेंगे? नहीं करेंगे ना, फिर पर्सनल टिप्पणी यहाँ बैठ के मत कीजिए। आप जिहादी के समर्थक है ना, करेंगे जिहादी से अपनी बेटी की शादी? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? रोटी सबसे पहले अगर हिंदुओं को एक होना होगा तो रोटी बेटी का साथ एक करना पड़ेगा, तब आप जिहादी से करेंगे आप अपनी बेटी की शादी? प्रजापति जी जिहादी से करेंगे ना आप अपनी बेटी की शादी? रोटी बेटी का साथ नहीं होगा तब तक ये कहने का किसी को हक नहीं है नहीं बटेंगे नहीं कटेंगे। जब तक रोटी बेटी का साथ नहीं होगा तब तक मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस देश के अंदर हिंदू एक है। किस तरीके से हिंदुओं को गठबंधन के इनको कहो मोहित पांडे की 10 लाख रुपए दे दिया। उससे पहले विनोद बिंदु की मौत होती है, भरत प्रजापति की कस्टोडियल डेथ होती है, एक डेथ और होती है, वो पिछड़े दलित समाज से थे, उनको एक रुपया क्यों नहीं दिया गया? मेरा प्रश्न ये है। अभी प्रदेश के अंदर। ठीक है प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। इसी के साथ आज के रण क्षेत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।